दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल लाइवमेंट में प्रकाशित लेख रिविजिट टाइगर हैबिटेट बाउंड्रीज फॉर सस्टेनेबल कंजर्वेशन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख अ होम फॉर टाइगर के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह जीएस पेपर 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। वन्य जीवों की मृत्यु, कारण और समाधान। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। किसी भी प्राकृतिक आपदा में मानव जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है और इसलिए मीडिया जगत में मानव पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन और विश्लेषण एक सामान्य बात है। यही कारण है कि इन दिनों बिहार और असम में बाढ़ के कारण मानव जीवन के अस्त व्यस्त हो जाने की खबरें तो चर्चा में हैं, लेकिन इसी दौरान बाढ़ के कारण जंगलों में सामान्य ही नहीं बल्कि दुर्लभ जंतुओं के मरने तक की खबर नदारद है। एक ऐसे समय में जब हम देश में बाघों की संख्या में आशातीत बढ़ोतरी का जश्न मना रहे हैं, तब दुर्लभ जंतुओं का मरना बेहद चिंताजनक है। असम और बिहार में हालिया बाढ़ के कारण राष्ट्रीय उद्यानों में जीव जंतु अपनी जान गंवा रहे हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में तकरीबन 225 वन्य जीवों के मरने की खबर है। इसमें 9 एक सींग वाले दुर्लभ गैंडे भी शामिल हैं। हालिया वर्षों की बात करें तो 2017 और 2019 में क्रमशः 361 और 209 जानवरों की मृत्यु केवल काजीरंगा नेशनल पार्क में हुई थी। जंगली जानवरों की मृत्यु की वजह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि हालिया वर्षों में बीमारी के संक्रमण के कारण भी इन जानवरों की मौतें होती रही हैं। अक्टूबर 2018 में गिर के जंगल में 20 से अधिक एशियाई शेर वायरल संक्रमण के कारण मर गए थे। इसकी वजह कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है, जो वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास रहने वाले कुत्तों के जरिए फैलता है। यानी कि अलग अलग कारणों से वन्यजीवों की मौत की खबरें आती रहती हैं। जाहिर है वन्यजीव पारिस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि जैव विविधता और वन्यजीव पारिस्थितिकी का संरक्षण कैसे मुमकिन हो सकेगा। सवाल यह भी है कि जंगली जानवरों की मृत्यु केवल बीमारी से हो रही है या इसकी वजहें कुछ और भी हैं। इससे इतर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार की कोशिशों को भी जानना जरूरी है। तो आइए विचार करते हैं। आइए सबसे पहले वन्य जीवों की मौत के कुछ मामलों पर नजर डालते हैं। हाल के दिनों में जंगली जानवरों की मौत की कई खबरें प्रकाश में आईं। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से होने वाली मौतें सुर्खियों में ज्यादा रहीं। यह वायरस पहले इन जानवरों को रोगग्रस्त करता है और फिर संक्रमण दूसरे जानवरों तक पहुंचता है। हाल ही में जब बाघों की गणना वाले सर्वे में व्यापक पैमाने पर कैमरे का उपयोग किया गया, तब सरकार के प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। सर्वे के मुताबिक 17 टाइगर रिजर्व ऐसे थे जहां बाघों से ज्यादा घरेलू कुत्तों की मौजूदगी थी। इसी तरह कम से कम 30 ऐसे टाइगर रिजर्व थे जहां कुत्ते और पशुधन की तादाद अच्छी खासी थी। इन कुत्तों और पशुधन से फैलने वाली संक्रामक बीमारी इन जंगली जीवों के लिए खतरनाक तो है ही, साथ ही ये इन वन्य जीवों के संसाधनों में हिस्सेदारी कर उनमें कमी भी लाते हैं। इससे इतर कुत्तों के हमले से जानवरों के मरने की घटनाएं भी कम नहीं हैं। 2017 में एक अध्ययन में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश के अपर स्पीति लैंडस्केप में हिम तेंदुए और भेड़ियों ने मिलकर जितने पशुधन का शिकार किया, उससे कहीं ज्यादा की जान घरेलू कुत्तों ने ले ली। 2017 में ही बायोलॉजिकल कंजर्वेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन में कहा गया है कि घरेलू कुत्तों के कारण 11 कशेरुकी प्राणी विलुप्त हो गए, जबकि दुनिया भर में कम से कम 188 थ्रेटेंड स्पीशीज के लिए इन कुत्तों ने खतरा पैदा कर दिया है। 2018 में 80 प्रजातियों पर घरेलू कुत्तों के हमले के प्रभावों का एक उपमहाद्वीप पैमाने पर आकलन किया गया, जिनमें 31 IUCN रेड लिस्ट में शामिल प्रजातियां भी थीं। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की पत्रिका एनिमल कंजर्वेशन में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि इनमें 2/3 हमलों के पीछे आवारा कुत्ते थे। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला कि केवल भारत में 2019 में करीब 95 बाघों की मौत हो गई। हालांकि इन वन्य जीवों की मौत के अन्य कई कारण भी हैं। अब जानते हैं कि मुख्य तौर पर किन किन कारणों से जंगली जीवों की मृत्यु होती है। जहां तक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का सवाल है, तो यह कुत्तों में श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आंखों में संक्रमण का कारण बनता है। ऐसा माना जाता है कि यह वायरस अन्य घरेलू पशुओं को भी संक्रमित कर सकता है। संक्रमित जानवरों के जरिए यह वायरस बाघ और शेर सहित रैकून, लोमड़ी, लाल पांडा,
फेरेट और हाइना जैसे जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। यह वायरस 17वीं शताब्दी में पेरू में पाया गया था। बाद में 1809 में इस वायरस से कुत्तों के बीमार होने की बात सामने आई थी। वन्य जीवों की मौत की एक बड़ी वजह वन्यजीव पारिस्थितिकी के अंदर निर्माण कार्य करना भी है। वनों की अंधाधुंध कटाई और विकासात्मक प्रक्रियाओं ने भी जैव विविधता को हानि पहुंचाई है। उभरती अर्थव्यवस्था के कारण भारत हालिया वर्षों में दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में शामिल रहा है। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि विकास कार्यों के दौरान पारिस्थितिकी के क्षरण को रोकने के लिए जरूरी मापदंडों का पालन नहीं किया जाता, जिससे वन्यजीव पारिस्थितिकी का संरक्षण सुनिश्चित नहीं हो पाता। मौजूदा वक्त में राजमार्ग एवं रेल नेटवर्क का विस्तार व्यापक पैमाने पर हो रहा है और ऐसी प्रक्रियाएं कहीं न कहीं जंगली जीवों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि ऐसी परियोजनाएं ज्यादातर जैव संरक्षित क्षेत्रों के आसपास ही होती हैं। जाहिर है ये परियोजनाएं वन्यजीव पारिस्थितिकी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। इन जीवों का अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष भी जैव विविधता को खतरे में डाल रहा है। जिन बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, उनकी मौत की संख्या भी हैरान करने वाली है। 2016 में 122, 2017 में 115, 2018 में 100 और 2019 में 95 बाघों की मौत की रिपोर्ट हुई है। 2019 में जिन 95 बाघों की मौत हुई, उनमें 22 की मौत का कारण अवैध शिकार था। फिर मानव वन्य जीव संघर्ष एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। संरक्षित क्षेत्रों का आकार छोटा होने से रिजर्व में वन्य जीवों को पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है। नतीजतन बाघ, हाथी, भालू आदि के शिकारों के पनपने के लिए भी पर्याप्त परिवेश नहीं मिल पाता। यही कारण है कि वन्य जीवों को भोजन आदि के लिए खुले आवासों तथा मानव बस्तियों के करीब जाना पड़ता है, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। हाल के दिनों में ऐसी ढेरों घटनाएं हम देख चुके हैं। इन सब के अलावा हालिया वर्षों में जलवायु परिवर्तन भी एक वजह बनकर उभरा है। जलवायु परिवर्तन का वन्य जीवों पर सबसे अधिक प्रभाव देखा जा रहा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। इस कारण भी वन्य जीव मानव बस्तियों की ओर पलायन करते हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है। हालांकि वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने और उनके संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं। साथ ही भारतीय संविधान में भी इनके संरक्षण का प्रावधान है। तो चलिए अब जानते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से कानून एवं व्यवस्थाएं हैं। वन्य जीवों के संरक्षण की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के समय से ही हो गई थी। सबसे पहले 1887 में ब्रिटिश सरकार ने वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। 1912 में एक दूसरा कानून बनाया गया, जिसे वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट कहा गया। 1935 में इस कानून को संशोधित भी किया गया, लेकिन इन तमाम कानूनों के बाद भी ब्रिटिश राज के दौरान वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई। आजादी के बाद से ही भारत में वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई गई। एक बड़े कदम के रूप में 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह एक व्यापक केंद्रीय कानून है जो विलुप्त हो रहे वन्यजीवों तथा अन्य लुप्तप्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। वन्यजीवों की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्यजीव के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए यह कानून लागू किया गया। इस अधिनियम को 2002 और 2006 में संशोधित भी किया गया था, जिसका मकसद वन्यजीवों के अधिकार की लड़ाई को और मजबूत करना था। इसके तहत प्रावधानों को कठोर बनाने की कोशिश की गई। 2013 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिनियम को मजबूत बनाने के लिए कानून में संशोधन करके और अधिक कठोर उपायों को शुरू करने का प्रस्ताव किया, लेकिन इस बिल को संसद से पास नहीं कराया जा सका। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों आदि की स्थापना का जिक्र है। इसके प्रावधानों ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। यह भारत में चिड़ियाघरों के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां भी हैं जो वनस्पतियों और जीवों के वर्गों को अलग अलग सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस कानून में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया। यह एक सांविधिक निकाय है। इसका मकसद भारत में बाघ संरक्षण को मजबूत करना है। यह प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार देता है, जिसे 1973 में लॉन्च किया गया था। शुरुआती साल में टाइगर रिजर्व की संख्या महज 9 थी, लेकिन अब इसकी संख्या 50 हो चुकी है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में किया गया था। यह एक सलाहकार बोर्ड है जो भारत में वन्यजीव संरक्षण के मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। यह वन्यजीवों, राष्ट्रीय उद्यानों,
अभयारण्यों आदि की परियोजनाओं से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए भी सर्वोच्च निकाय है। बोर्ड का मुख्य कार्य वन्य जीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसी बोर्ड के द्वारा वन्य जीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव योजना वर्ष 1983 में प्रारंभ की गई। भारतीय संविधान भी वन्य जीवों के संरक्षण की वकालत करता है। 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ तब 2 नए अनुच्छेद 48A और 51A भी जोड़े गए। 48A में प्रावधान है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, जिसके भाग जी में कहा गया कि प्राकृतिक पर्यावरण के तहत आने वाले वन, झील, वन्य जीव आदि की रक्षा और संवर्धन करना नागरिकों का कर्तव्य होगा। वन एवं वन्य जीवों से संबंधित विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है, लेकिन ये प्रयास नाकाफी मालूम होते हैं। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद वन्य जीवों का मरना जारी है। दरअसल कई वन्य जीवों के विलुप्ति के कगार पर होने की वजह है कि वन्य जीव संरक्षण का काम सिर्फ संरक्षित क्षेत्रों यानी राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क, टाइगर रिजर्व आदि तक सीमित रह गया है। उदाहरण के लिए ग्रेट इंडिया बस्टर्ड वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सूची 1 में शामिल है और इस पक्षी के लिए विशेष अभयारण्य भी स्थापित किया गया है। फिर भी यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, जबकि पूरे भारत में इस सूची में शामिल वन्य जीवों को हानि पहुंचाने की मनाही है। लिहाजा वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र के साथ साथ जन भागीदारी पर आधारित संरक्षित क्षेत्र के निर्माण पर भी जोर देने की जरूरत है। मौजूदा वक्त में भारत में 3000 के करीब बाघ हैं और पहले के बरस से इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। इसलिए जंगलों में इनके लिए जगह कम पड़ने की बात भी सामने आ रही है। इसी के मद्देनजर एक बात प्रकाश में आई है कि 2015 से 2018 के दौरान कम से कम 100 लोगों को बाघों ने मार दिया। इसका कारण है कि बाघ जंगलों से निकलकर मानव आवास की ओर भाग रहे हैं, जिसमें इन बाघों की भी हत्या हो रही है। लिहाजा पर्याप्त से ज्यादा संख्या वाले टाइगर रिजर्व से बाघों को दूसरे अभयारण्य में शिफ्ट करने की जरूरत है। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए एकीकृत पूर्व चेतावनी तंत्र नुकसान को कम कर सकता है। इसके लिए खेतों में बाड़ लगाना और पालतू एवं कृषि से संबंधित पशुओं की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंधन करने जैसे उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा हिरन और सूअर जैसे पशुओं के शिकार पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये बड़े पशुओं के भोजन हैं। इसलिए इनके शिकार से बड़े पशुओं के लिए भोजन की कमी होती है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कर उचित वन्य जीव प्रबंधन के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि आपात स्थिति के समय उचित निर्णय लिया जा सके और मानव वन्य जीव संघर्ष से होने वाली हानि को रोका जा सके। भारत में एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। इसी तर्ज पर टाइगर कॉरिडोर और अन्य बड़े वन्य जीवों के लिए भी गलियारों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन सब के साथ साथ आपदा प्रबंधन के लिए भी सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। हालिया बिहार और असम बाढ़ में सैकड़ों वन्य जीवों के मरने की खबर आई, जो जैव विविधता के लिहाज से चिंताजनक है। बहरहाल जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को चाहिए कि तरह तरह के उपायों के साथ साथ कानून के क्रियान्वयन पर भी खासा ध्यान दे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र को हो रही हानि के मूल कारण क्या हैं? इस समस्या के समाधान के लिए कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए।